आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेव ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यंग ने सबसे पहले ये कंक्लूसिवली प्रूव कर दिया था कि जो लाइट के पास जो उसका नेचर है वो किस तरीके का है, वेव के जैसा उसका नेचर है 1801 में। ठीक है, तो हम जानते हैं अगर हमारे पास दो वेव्स हैं और अगर वो जो सोर्स उन वेव्स को जनरेट कर रहे हैं उन सोर्स के बीच में अगर वो या तो वो सेम फेज में है, मतलब उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है, या उन दोनों सोर्स के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, तो जब डिफरेंट पॉइंट्स पर उनसे निकलने वाली वेव जुड़ती हैं तो कई पॉइंट पर हमको मैक्सिमम मिलता है, मतलब वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, और कई पॉइंट पर हमको मिनिमम मिलता है। और ये जो पैटर्न बनता है मैक्सिमम मिनिमम का, इसको बोलते हैं हम इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस वेव की प्रॉपर्टीज है और वेव ही इंटरफेरेंस शो कर सकती है। ठीक है, तो अगर लाइट इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाती है, इंटरफेरेंस होता है लाइट में, तो लाइट भी क्या है, वेव है, उसका नेचर भी कैसा है, एक वेव जैसा है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से यंग ने अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया था, किस तरीके से यंग ने दो कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस किए थे और उनके बेसिस पर हमको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाया था। ठीक है, शो किया था एक्सपेरिमेंट। ध्यान से देखेंगे तो यंग ने जो सोडियम वेपर लैंप का यूज किया था, सोडियम वेपर लैंप क्या होता है कि सोडियम की मदद से उन्होंने लैंप जनरेट किया, उससे जो वेव्स निकल रही थी वो येलो कलर की सोडियम लाइट थी, मतलब यहां से सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी की वेव्स निकलने वाली है, कौन सी, सोडियम की येलो कलर की लाइट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कोहेरेंट सोर्स जब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो वेव होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी की वेव होनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर सोडियम की लाइट ली। अब इस सोर्स से उन्होंने लाइट वेव जो निकली उसको गुजारा छोटी सी ओपनिंग से, जिसको यहाँ पर स्लिट एस लिखा हुआ है, तो ये पूरा रास्ता बंद है, लाइट सिर्फ यहाँ से आगे बढ़ सकती है, ये छोटी सी ओपनिंग है। ठीक है, आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब छोटी ओपनिंग से लाइट को गुजारते हैं तो वो छोटी ओपनिंग एक सोर्स की तरह बिहेव करती है और यहाँ से लाइट चारों डायरेक्शन में फैलना शुरू कर देती है। ठीक है, तो यहाँ से जो सोडियम वेपर लैंप था इससे लाइट स्लिट S1 से गुजरी और यहाँ से आगे हमारे पास एक नई वेव स्टार्ट हो गई है ना, एक सेकेंडरी वेवलेट जनरेट हो गई। अब जो मेरे पास आगे देखिए हमने, हमारे पास दो ओपनिंग थी S1 S2। S1 S2 ओपनिंग को हमने इस तरीके से बनाया था कि S की दूरी S1 से और S की दूरी S2 से क्या थी, समान थी, मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या थी, सेम थी। ऐसा इसलिए किया था ताकि यहाँ से जो वेव जनरेट हो जब S1 पर पहुंचे और S2 पर पहुंचे उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ से समान दूरी तय करके यहाँ पर अगर S में S सोर्स से जो वेव निकलेगी उसका देखो फेज कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट होता रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो भी लाइट के ये सोर्स होते हैं इनके पास बहुत सारे आयंस होते हैं, बहुत सारे आयंस जो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और लगातार सब वेव जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ का जो फेज है लगातार, कभी इस पॉइंट से लाइट जाएगी, कभी इस पॉइंट से लाइट जाएगी, कभी इस पॉइंट से लाइट जाएगी, तो यहाँ का फेज तो लगातार फ्लक्चुएट होता रहेगा, लेकिन जिस तरीके से इस पॉइंट का फेज चेंज होगा उसी तरीके से S1 का और S2 का फेज भी सेम उसी तरीके से चेंज होने वाला है। मतलब S सोर्स से जब S1 और S2 में लाइट पहुंचेगी तो इन दोनों, ये जो आगे मेरे पास ये दो ओपनिंग है S1 S2, यहाँ से जो लाइट वेव आगे बढ़ेगी S1 से और S2 से, वो हमेशा क्या रहने वाली है, सेम फेज में रहने वाली है, मतलब उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, जीरो, तो बन जाएगा ये क्या, कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, दो कोहेरेंट सोर्स जनरेट किए। ठीक है, अब इन दो कोहेरेंट सोर्स से लाइट निकली। अब क्योंकि कोहेरेंट सोर्स है तो इनसे लाइट जब किसी भी पॉइंट पर मिलेगी उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो फिक्स होगा। अगर किसी पॉइंट पर लाइट जीरो फेज पे मिल रही है तो वो हमेशा टाइम के साथ फेज चेंज होगा, जीरो फेज पे मिलेगी। किसी पॉइंट पर 60 फेज डिफरेंस, 60 डिग्री का फेज डिफरेंस है, जब दोनों सोर्स से लाइट पहुंच रही है तो उस पॉइंट पर वो फेज डिफरेंस 60 ही रहने वाला, मतलब टाइम के साथ अलग अलग बिंदुओं पर फेज डिफरेंस चेंज नहीं होगा। अब हमने क्या किया, यहाँ से काफी दूरी पर ये डिस्टेंस लगभग उन्होंने 2 मीटर की रखी, 2 मीटर की रखी, और दोनों स्लिट के बीच की जो दूरी थी ये 2 मिलीमीटर की थी, लगभग 2 मिलीमीटर। तो आप देख सकते हो ये दूरी बहुत कम है। अगर मैं स्क्रीन की, यहाँ पर उन्होंने स्क्रीन प्लेस की, स्क्रीन की देखो सोर्स से डिस्टेंस और सोर्सेस की आपस में दूरी देखो तो ये दूरी ना के बराबर है, 2 मिलीमीटर, बहुत पास सोर्स है, स्क्रीन बहुत दूर है। अब यहाँ से लाइट वेव्स आगे बढ़ रही है, यहाँ से लाइट वेव्स
सेंटर पे आप देखो इस पॉइंट पर जब S1 से लाइट जाएगी, ये बिल्कुल देखो सेंटर पे जो पॉइंट है, इन दोनों सोर्स से बीच में वाले पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं तो इस पॉइंट पर ये स्क्रीन पर आएगा। तो S1 से और S2 से जब लाइट भी इस पॉइंट पर पहुंचेगी तो वो सेम दूरी तय करने वाली है, बराबर दूरी तय करने वाली है। तो हम देखते हैं सेंटर पर इन दोनों सोर्स से जो लाइट मिल रही है यहाँ पर, ठीक है, इंटरफेरेंस बना हो रही है, यहाँ पर इंटरफेयर हो रही है, सुपरपोज हो रही है। इस पॉइंट पर जब इन दोनों सोर्स से लाइट जाकर क्या हो रही है, सुपरपोज हो रही है, तो वो हमेशा क्या रहेगी, सेम फेज में रहेगी। तो हमने देखा इस पॉइंट पर हमको एक बहुत ब्राइट स्पॉट मिलता है, बहुत ज्यादा चमक मिलती है, ठीक है। येलो कलर का सोर्स है तो ये चमक येलो कलर की मिलेगी, रेड कलर का सोर्स यूज करोगे तो ये चमक रेड कलर की मिलने वाली है। जस्ट उसके ऊपर कुछ दूरी पर हमको एक डार्क स्पॉट मिलता है, अंधेरा मिलता है। इन दोनों पॉइंट से लाइट गई, इस पॉइंट पर मिली, लेकिन लाइट ने क्या बनाया, अंधेरा बनाया। जाहिर सी बात है वो कैसे होंगी, आउट ऑफ फेज होंगी। हमने सिलिंडर की चौड़ाई बराबर रखी है, तो जो यहाँ से लाइट निकलने वाली है उसका एम्पलीट्यूड, उसकी एनर्जी भी क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे पास एक पैटर्न आता है, बीच में एक बहुत ब्राइट स्पॉट है, उसके ऊपर एक डार्क स्पॉट, फिर से एक ब्राइट स्पॉट, फिर से डार्क स्पॉट, नीचे डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, अलग अलग पॉइंट्स पर ये जो इंटरफेयर कर रही है, कई पॉइंट पर हमको मैक्सिमम मिल रहा है और कई पॉइंट पर हमको मिनिमम मिल रहा है। और ये जो पैटर्न है, जो उन्होंने ये पैटर्न बना के दिखाया, प्रोड्यूस किया एक्सपेरिमेंटली, ये पैटर्न ही हमारा क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। ये पैटर्न क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस पैटर्न, और ये फिनोमेना क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस। और क्योंकि इन्होंने लाइट का इंटरफेरेंस हमको दिखाया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई लाइट का नेचर किसके जैसा है, वेव के जैसा है, क्लियर। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, तो अब हमको पता है भाई हमको कई जगह पर मिनिमम मिलेगा, कई जगह पर मैक्सिमम मिलेगा। तो क्वेश्चन में बताओ भाई सेंटर से कितने एंगल पे हमको मैक्सिमम मिलेगा। मान लो इस पॉइंट पर मुझको मिनिमम मिल रहा है, तो सेंटर से कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करें हम, कितने एंगल पे हमको मैक्सिमम मिलेगा, कितने एंगल पे हमको मिनिमम मिलने वाला है। पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे, है ना, इसकी मैथमेटिक्स करेंगे कि सेंटर से कितने एंगल पर पहला मिनिमम बनता है, या पहला मैक्सिमम बनता है, या दूसरा मैक्सिमम बनता है, दूसरा मिनिमम बनता है। दूसरा हमारा टॉपिक होगा इसमें यंग डबल स्लिट में कि आप यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ जो सेंटर पे तो मैक्सिमम बनेगा, सेंटर से कितनी ऊपर मैक्सिमम बनेगा, कितनी ऊपर मिनिमम बनेगा, कितनी ऊपर सेकंड मिनिमम बनेगा, कितनी ऊपर थर्ड मिनिमम बनेगा। एक हमें ये कैलकुलेशन करनी है ना इसकी, सेंटर से लीनियर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है कि कितनी दूरी पर हमको मैक्सिमम मिनिमम मिलने वाले हैं, ठीक है। और तीसरी चीज जो हमको यहाँ पर पता करनी है कि ये जो एक फ्रिंज बन रही है, इसको फ्रिंज बोलते हैं ना, ब्राइट फ्रिंज बने या डार्क फ्रिंज बने, इन फ्रिंजेस की चौड़ाई कितनी होने वाली है, इसको बीटा से भी नोट करेंगे हम, बीटा, इसकी चौड़ाई कितनी होने वाली है। इसी तरह से ये तो कौन सी चौड़ाई हो गई, लीनियर वाइड चौड़ाई हो गई, एंगुलर चौड़ाई कितनी होने वाली है, अगर यहाँ से देखें तो ये जो फ्रिंज है हमारी आंखों पर कितना एंगल सबटेंड करने वाली है, एंगुलर विड्थ निकालो, एंगुलर विड्थ कितनी होने वाली है। तो ये सारी चीजें हमें फाइंड करनी है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों इसकी मैथमेटिक्स। देखो ये हमारे पास दो सोर्स हो गए S1, ठीक है, और ये दूसरा सोर्स है S2। S1 S2 दो सोर्स थे, दोनों सोर्स कैसे हो रहे हैं। आगे हमें स्क्रीन दी गई है, हमारी स्क्रीन होगी, तो स्क्रीन पर किसी पॉइंट पर मैक्सिमम बनेगा, किसी पॉइंट पर मिनिमम बनेगा। सबसे पहले हम ये कैलकुलेशन करेंगे, मान लो हमको एक पॉइंट दिया हुआ है P पॉइंट, तो हमको बताना है कि सेंटर से कितने एंगल पर ये P पॉइंट लगेगा, या P पॉइंट पर हमको मैक्सिमम मिलने वाला है या मिनिमम मिलने वाला है, ठीक है। ये हमको कैलकुलेशन करनी है, तो बना लो इसको, ये सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर डाल दी स्क्रीन पर। ये डिस्टेंस होगी बच्चों आपकी दोनों सोर्स के बीच की दूरी, इसको हम लिखते हैं स्मॉल d से, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट हो गया स्क्रीन पर। अब P पॉइंट पर अगर मैं कहूं यहां से सेंटर लाइन से
ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है। अब आप ध्यान से सुनो, अगर मैं S1 सोर्स से स्क्रीन पर परपेंडिकुलर डालूं और यहाँ से P पॉइंट पर लाइन बनाऊं तो ये एंगल कितना बनने वाला है। तो बच्चों एक बात ध्यान से देखो, ये सोर्स तो बहुत करीब करीब है, ये सोर्स वास्तव में बहुत करीब है। अगर हम स्क्रीन से तुलना करें तो किसी भी पॉइंट से, चाहे इस पॉइंट से ले लो, ऊपर वाले सोर्स से या नीचे वाले सोर्स से या एक के बीच वाले पॉइंट से, P पॉइंट का जो एंगल है वो लगभग सेम होगा, बहुत बहुत ना के बराबर डिफरेंस आने वाला है। तो कैलकुलेशन के लिए हम क्या रख लेंगे कि ये सारे एंगल क्या हैं, सेम है। मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा अगर ऊपर वाला एंगल ये थीटा है, नीचे वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, और उससे नीचे वाला एंगल यहाँ से P पॉइंट पर लाइन ले जाता हूँ तो ये एंगल भी लगभग कितना होने वाला है, थीटा। मतलब तीनों के तीनों एंगल क्या होने वाले हैं, समान होने वाले हैं। अगर मेरे पास दो सोर्स हैं जो सेम फेज पे वेव जनरेट कर रहे हैं, मैंने आपको कंडीशन भी बताई थी, है ना। अगर देखो आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अच्छे समझना है तो इसके पीछे वाली जो दो वीडियोस हैं, एक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, एक कोहेरेंट सोर्स वाली, उनको आप पहले देख लेना एक बार, तभी आपको ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की जो मैथमेटिक्स में यहाँ कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में आने वाली है। कि अगर मेरे पास दो सोर्स हैं, वो सेम फेज में वेव जनरेट कर रहे हैं, सेम फेज में, उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है, 0 है। तो जब किसी पॉइंट पर उन दोनों सोर्स से वेव मिलने वाली है, लाइट वेव मिलने वाली है, तो मैंने आपको बताया था उनके बीच का पाथ डिफरेंस, उनके बीच का पाथ डिफरेंस अगर 0 है, लैम्डा, लैम्डा क्या हो गई, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ द वेव, यहाँ पर किसकी वेवलेंथ हो जाएगी, जो भी लाइट वेव होगी उसका लेंथ, उनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा या 0 या कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है, तो उस पॉइंट पर वो कैसे मिलने वाली है, इन फेज मिलने वाली है, वो मैक्सिमा बनाएगी, उस पॉइंट पर चमक मैक्सिमम होगी। अगर दो पॉइंट सोर्स से किसी पॉइंट पर जब लाइट वेव जा रही है, उनके बीच का जो पाथ, रास्ते का जो अंतर है, पाथ डिफरेंस है, वो क्या होगा आपका, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 या लैम्डा बाई 2 का कोई ओड मल्टीपल होगा, तो उन पॉइंट पर हमको क्या मिलने वाला है, मिनिमम मिलने वाला है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं ये कैलकुलेशन करूंगा कि जब S1 और S2 इन दोनों सोर्स से लाइट वेव P पॉइंट पर जाकर मिलेंगी तो उनके पाथ डिफरेंस कितना होने वाला है, कितना उनके पाथ का अंतर होने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, S1 सोर्स से परपेंडिकुलर डालेंगे इस लाइट, है ना, ये इसका पाथ बनाया है S2 का, इस पर S1 सोर्स से क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला। अब मेरी बात ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल से ये भी थीटा एंगल है, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल लगभग क्या है, थीटा, तो ये दोनों लाइट आपस में क्या है, पैरेलल है, तो लगभग ये एंगल और ये एंगल लगभग पैरेलल लाइट है, लगभग बहुत पास जा रही है, तो लगभग इनके बीच का ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, 90 होने वाले हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूं S1P, ठीक है, S1P और S2P के बीच में कितना डिफरेंस होने वाला है, ये इनका पाथ डिफरेंस होगा, तो भाई यहाँ से सोर्स से लाइट नहीं है, इतना रास्ता चला, यहाँ से सोर्स से लाइट नहीं, इतना रास्ता चला, तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, S2P माइनस S1P, ये मुझे निकालना है, S2P माइनस S1P, जो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाली है, इनके बीच का अंतर आप लगभग नहीं मान सकते, मतलब S1P की दूरी और इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डाली है, यहाँ से P की दूरी लगभग क्या होने वाली है, सेम होने वाली है, तो इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होने वाला है, अगर इस पॉइंट को आप O लिख लो, है ना, या इसको आप Q लिख लो, तो S2Q क्या होने वाला है, S2Q होने वाला है पाथ डिफरेंस बिटवीन दी पाथ डिफरेंस होने वाला है, ठीक है। जब इन दोनों सोर्स से P पॉइंट पर लाइट जाएगी, उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, S2Q, मुझको ये फाइंड करना है, S2Q। अब थोड़ी मैथमेटिक्स देखो, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो फिर से अब देखो ये सीधी लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल फिर से कितना हो जाएगा, थीटा, भाई देखो ये एंगल 90, थीटा 90 माइनस थीटा, और इन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा, तो बचा हुआ एंगल नीचे कितना आ जाएगा, थीटा का। सिंपल मैथमेटिक्स आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब ये एंगल मेरे पास 90 है, अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल आपके पास थीटा हो गया, अगर मैं यहाँ
S2Q। तो इस ट्रायंगल में S1 S2Q, ये ट्रायंगल देखो S1 S2Q, S1 S2Q, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस d है, परपेंडिकुलर की कैलकुलेट करनी है। अगर मुझे यहाँ पर चलो इसको S2Q को ऐसे लिख देंगे परपेंडिकुलर। अगर मैं इस ट्रायंगल में sin थीटा का फॉर्मूला लगाऊं, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर S2Q अपॉन हाइपोटेन्यूस d। तो S2Q किसके बराबर आ जाएगा, d sin थीटा के बराबर आ जाएगा। मतलब ये जो डिस्टेंस आई है ये किसके बराबर आएगी, d sin थीटा। दोनों वेव से जब लाइट इस पॉइंट पर पहुंच रही है P पॉइंट पर, तो उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है, रास्ते का अंतर है, वो किसके बराबर आया है, d sin थीटा के बराबर है, d sin थीटा के बराबर है। क्लियर? अब ध्यान से सबसे पहले मुझे पता करना है कि P पॉइंट सेंटर से कितना एंगल बनाएगा अगर उस पॉइंट पर मैक्सिमा है या मिनिमा। तो पहले कंडीशन देखते हैं मैक्सिमा की। एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, एंगुलर डिस्टेंस निकालते हैं किसके लिए, मैक्सिमा के लिए। तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, जो पाथ डिफरेंस है d sin थीटा वो क्या होना चाहिए, लैम्डा का कोई इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। तो जनरली इसको क्या लिख देते हैं, n लैम्डा लिख देते हैं, n। वेयर n क्या हो सकता है, तो n में भी एनी इंटीग्रल, यहां पर इसको चाहे होल नंबर लिख सकते हैं, वो बताऊंगा कि होल नंबर, n में भी एनी होल नंबर। ठीक है? अब क्योंकि स्क्रीन बहुत दूर है, इंटरफेरेंस पैटर्न देखो बीच के बहुत छोटे पोर्शन में बनता है, तो ये जो एंगल के साथ डील कर रहे हैं थीटा एंगल, ये बहुत छोटे एंगल है। तो छोटे एंगल के लिए आप sin थीटा को किसके बराबर रख सकते हो, थीटा के बराबर रख सकते हो। ठीक है? d थीटा इक्वल टू n लैम्डा और थीटा इक्वल टू n लैम्डा अपॉन d, वेयर n में बी एनी होल नंबर। ये कंडीशन आ गई हमारे पास इसकी मैक्सिमा की, कि सेंटर से कितना एंगल पे हम जाए तो हमको मैक्सिमा मिले। तो ध्यान से देखो, पहले n को 0 रख लो, तो थीटा 1 पहला मैक्सिमा जो सेंटर मैक्सिमा बनेगा, n की जगह 0 रखो, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ध्यान से देखो, सेंटर से पहला मैक्सिमा बिल्कुल बीच में बनता है, दोनों से पाथ डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। भाई S1 इस पॉइंट को O मान, S1O और S2O, ये दूरी बराबर होगी तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, 0। तो मैक्सिमा कितने एंगल पे मिलेगा, 0 एंगल पे मिलेगा। अगर मैं सेकेंडरी, तो देखो होता है सेंटर मैक्सिमा, अगर सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करें तो पहला सेकेंडरी मैक्सिमा हमको कब मिलेगा, जब n को हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो n को 1 रखेंगे, थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ गई, n को 1 रख लो। ठीक है? पहला सेकेंडरी मैक्सिमा लैम्डा बाई d, मतलब सेंटर से कितना एंगल ऊपर जाओ, लैम्डा बाई d एंगल ऊपर जाओ, लैम्डा बाई d एंगल ऊपर जाओ, आपको क्या मिल जाएगा, पहला सेकेंडरी मैक्सिमा मिल जाएगा, ये सेंटर से ऊपर वाला मैक्सिमा मिल जाएगा। n की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं, थर्ड मैक्सिमा, पहला मैक्सिमा सेंटर में, दूसरा कितना एंगल ऊपर, लैम्डा बाई d एंगल ऊपर, थर्ड मैक्सिमा कितना एंगल ऊपर जो है, n की जगह 2 रखो, 2 लैम्डा अपॉन 2 d एंड सो। तो पहला मैक्सिमा 0 एंगल पर सेंटर से, दूसरा मैक्सिमा लैम्डा बाई d पर, तीसरा मैक्सिमा 2 लैम्डा बाई d पर। इस तरीके से आपको मैक्सिमा की कंडीशन दी जाएगी। तो ये मैंने मैक्सिमा की जनरल कंडीशन दी थी। ठीक? अब बात करते हैं मिनिमा की, मतलब किन किन पॉइंट पर हमको अंधेरा मिलने वाला है। यहाँ से मुझको एंगुलर डिस्टेंस में बताओ, मुझको एंगल पता करना है, कितने एंगल पर पहला मिनिमा मिलेगा, उससे ऊपर कितने एंगल पर दूसरा मिनिमा मिलने वाला है, तो वो कैलकुलेशन करेंगे। मिनिमा के लिए कंडीशन क्या है, मिनिमा के लिए या अच्छा मैक्सिमम में जब दोनों लाइट वेव सेम फेज में मिलती है उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब मैक्सिमम से, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब मिनिमम से। तो मिनिमम कितने एंगल पे मिलने वाला है, तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए मिनिमा के लिए, कि जो पाथ डिफरेंस है दोनों लाइट वेव्स के बीच में, वो कोई ऑड मल्टीपल होना चाहिए लैम्डा बाई 2 का। मतलब लैम्डा बाई 2 ऑड मल्टीपल, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल 7 लैम्डा बाई 2। उसको जनरल कैसे लिख सकते हैं, उसको दो तरीके से लिखा जाता है, या तो आप इसको लिख दो n + 1/2 लैम्डा ऐसे, या फिर और कहीं पे मैं आपको कैसे लिखा हुआ दिखेगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, या फिर 2n - 1 लैम्डा बाई 2 इस तरीके से। ये भी ऑड मल्टीपल करेंगे, यहां देखो लैम्डा, इस कंडीशन को देखो, अगर मैं n की जगह 0 रखता हूं तो क्या मिल जाएगा, लैम्डा बाई 2 पहला मिनिमा की कंडीशन। n की जगह 1 रखोगे, सॉल्व
सॉल्व करो 3/2 लैम्डा, 3 लैम्डा बाई 2, n की जगह 2 रखोगे 5 लैम्डा बाई 2, ये सारे ऑड मल्टीपल आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से यहाँ से देखो, सबसे पहले n की जगह अगर आप 1 रखोगे तो लैम्डा बाई 2 मिलेगा, n की जगह 2 रखोगे 4 - 1 3 लैम्डा बाई 2 मिलेगा, तो आपको ऑड मल्टीपल यहाँ से भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी कंडीशन लिखो, हमने ये वाली कंडीशन ली वेयर यहाँ पर n क्या है हमारे होल नंबर, ठीक है। छोटा एंगल के लिए थीटा इक्वल टू n प्लस 1/2 लैम्डा बाई d। अब मुझे पहला मिनिमा पता करना है, कितने एंगल पर पहला मिनिमा बनेगा, तो n को 0 रख लो, थीटा 1 लैम्डा बाई 2d, ठीक है। दूसरा मिनिमा n इक्वल टू 1 रखो, थीटा 2 1 रखो, तो 3/2 लैम्डा बाई d, 5/2 लैम्डा बाई d एंड सो, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कंडीशन 0 लैम्डा बाई d, 2 लैम्डा बाई d, 3 लैम्डा बाई d, ये सारे एंगल मिल जाएंगे जिन एंगल पर आपको मैक्सिमम मिलने वाला है। इसी तरह से मिनिमम की कंडीशन क्या है, लैम्डा बाई 2d, 3 लैम्डा बाई 2d, 5 लैम्डा बाई 2d, उन सभी पॉइंट पर आपको क्या मिल जाएंगे, मिनिमम मिल जाएंगे। तो मिनिमम की जनरल कंडीशन क्या हो गई, ये मिनिमम की जनरल कंडीशन होगी, ठीक है। n प्लस 1/2 लैम्डा बाई d वेयर n आर दी होल नंबर्स, और मैक्सिमम की कंडीशन ये मैक्सिमम की रेस्ट्रिक्टिव इंटरफेरेंस की और ये रेस्ट्रिक्टिव इंटरफेरेंस की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद हमसे पूछा जाता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट बताओ, कि यहाँ से पहला मिनिमा कितनी दूरी पर बनेगा, दूसरा मिनिमा कितनी दूरी पर बनेगा, तीसरा मिनिमा कितनी दूरी पर बनेगा। तो इसके लिए तो आप सिंपल से कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्लियर है, आगे बढ़ो। S1 सोर्स और ये सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक। तो ये एंगल हो गया, ये पॉइंट हो गया P। मुझे पता करना है पहला मैक्सिमा के लिए देखते हैं कि मैक्सिमा पहले सेंटर पे मिलता है, पहला सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, दूसरा सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, तीसरा सेकेंडरी मैक्सिमा, वो मुझे कंडीशन बतानी है। तो मान लेते हैं कि थीटा एंगल है, थीटा एंगल पर हमको nth मैक्सिमा मिला है, तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, z, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट कैपिटल D क्या होती है, सोर्स की और स्क्रीन के बीच की जो दूरी होती है। अब ध्यान से देखो, अब हम निकालते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट फॉर पहले मैक्सिमा के लिए, तो आप थीटा और जेड का रिलेशन निकाल दो। थीटा या तो मैं फॉर्मूला क्या देखो, ये छोटा एंगल के लिए मैंने आपको बताया tan थीटा sin थीटा, और एंगल थीटा इन रेडियन, थीटा किस में रखना है, रेडियन में रखना है सब कंडीशन में, इनकी वैल्यू लगभग सेम होती है। यहां से हमने tan थीटा लिखो, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है z अपॉन बेस कितना है d, और अगर एंगल छोटा है तो tan थीटा को क्या लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो। यहां से z की वैल्यू क्या आ गई, z इक्वल टू थीटा इनटू d, ठीक है। ये मेरे पास जनरल कंडीशन आ गई। अब मुझको मैक्सिमम की कंडीशन लिखनी है, तो मैक्सिमा के लिए z कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू यहां से निकालो, तो मैक्सिमा थीटा n लैम्डा अपॉन स्मॉल d टू कैपिटल D, वेयर n क्या है, होल नंबर है। तो पहला मैक्सिमा कहां मिलेगा, होल नंबर, n को 0 रखो, तो यहां से 0 दूरी पर मतलब इसी पॉइंट पर पहला मैक्सिमा मिल जाएगा। दूसरा मैक्सिमा कहां मिलेगा, n को 1 रखो, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, वेयर कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन एंड स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस S1 S2। दूसरा मैक्सिमा कहां मिलेगा, तो 2 रख दो, सॉरी दूसरा सेकेंडरी मैक्सिमा 2 रख दो, 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तीसरा सेकेंडरी मैक्सिमा कहां मिलेगा, n की जगह 3 रख दो, 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो ये अलग-अलग पॉइंट पर आपको मैक्सिमा की यहां से पता चल जाएगा कि भाई कितनी दूरी पर पहला मैक्सिमा बनेगा, कितनी दूरी पर दूसरा, सेकेंडरी मैक्सिमा, पहला मैक्सिमा तो ये बन जाएगा, प्राइमरी मैक्सिमा बोलते हैं इसको, कितनी दूरी पर तीसरा सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा। इसी तरह से अगर मिनिमम की कंडीशन देखें तो z मिनिमम के लिए z मिनिमम के लिए थीटा मिनिमम फॉर्मूला क्या, थीटा इनटू t, थीटा मिनिमम क्या है n प्लस 1/2 लैम्डा अपॉन स्मॉल d इनटू कैपिटल D, और अगर इस फॉर्म में लिखो
यहाँ से लीनियर डिस्टेंस मिल जाएगी दूसरे मैक्सिमा की। इसी तरह से यहाँ पे नेचुरल नंबर रखने 1 रखोगे तो 2 × 1 - 1 क्या मिलेगा 1, तो λ/2 पहला मिनिमम मिल जाएगा। 2 रखोगे तो 3 λ/2 दूसरा मिनिमम मिल जाएगा। इसी तरह से नंबर को बढ़ाते जाओ, आपको अलग अलग मिनिमा मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो इंटरफेरेंस पैटर्न आ रहा है उस पर जो फ्रिंजेस बन रही हैं, कुछ डार्क बनी थी, कुछ ब्राइट बनी थी, ठीक है। तो हमने मैक्सिमा की कंडीशन निकाली, मतलब सेंटर से ब्राइट फ्रिंज कितनी ऊपर बनेगी, पहली, दूसरी, तीसरी, ये कंडीशन हमने बना ली। एंगल में भी निकाली, और जो डार्क फ्रिंज बनेगी उनके बीच की दूरी भी हमने एंगल में भी लिख ली और लीनियर डिस्टेंस भी लिख ली। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो फ्रिंजेस बन रही हैं इन फ्रिंजेस की चौड़ाई बताओ, विड्थ, इसको बीटा से डिनोट करते हैं। फ्रिंजेस की चौड़ाई कितनी है, एंगुलर विड्थ भी पूछी जाती है और लीनियर विड्थ भी पूछी जाती है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो फ्रिंज की विड्थ आती है ये डार्क फ्रिंज की और ब्राइट फ्रिंज की दोनों की जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। उसको निकालते कैसे, ध्यान दो। बीटा, इसे लिखते हैं बीटा। तो हम क्या करते हैं, अगर मुझको किसी डार्क फ्रिंज की चौड़ाई बतानी है, डार्क फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है, तो मैं क्या करूंगा, उससे नीचे वाली जो ब्राइट फ्रिंज है और इससे ऊपर वाली जो ब्राइट फ्रिंज है, इन दोनों की लीनियर डिस्टेंसेस को घटा दूं। मान लेते हैं ये nth+1 फ्रिंज है तो z n+1, और जो नीचे वाली फ्रिंज है क्या है, nth फ्रिंज है तो z n। तो ऊपर वाली ब्राइट फ्रिंज से नीचे वाली ब्राइट फ्रिंज की दूरी को अगर मैं घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, जो डार्क फ्रिंज है उसकी चौड़ाई मिल जाएगी। इसी तरह से दो डार्क फ्रिंज, कोई सी भी दूसरी या तीसरी ले लो, तीसरी या चौथी ले लो, दो डार्क फ्रिंज के बीच की जब दूरी को आप घटाओगे लीनियर डिस्टेंस इसको, तो मुझे बीच की दूरी आएगी वो क्या मिल जाएगी आपको, फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ मुझे निकालनी है बीटा। तो मैं क्या करूंगा, एक बार n+1 रख लूंगा ऊपर वाली फ्रिंज के लिए और एक बार n रख लूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो n+1 सेकेंडरी मैक्सिमा जो है उसके लिए यहाँ पर n+1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस nth सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए n लैम्डा कैपिटल D अपॉन, घटा लो इनको आपस में, तो लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d कितना हो जाएगा, n+1 माइनस n, n से खत्म, तो लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन फ्रिंज की चौड़ाई का। ठीक है, इसकी चौड़ाई मिली फ्रिंज, और फ्रिंज की चौड़ाई मुझको पता है, मुझको ये एंगल निकालना है थीटा डब्ल्यू फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो यहाँ से सीधा फॉर्मूला आप लगा सकते हो, फ्रिंज विड्थ आपको निकालनी है एंगल में। तो आप क्या करोगे, ऊपर वाली ब्राइट फ्रिंज का एंगल और नीचे वाली ब्राइट फ्रिंज का एंगल घटा दोगे। तो यहाँ से देखो जनरल कंडीशन में क्या रखते हैं, n रखते हैं। ठीक है, थीटा की जनरल कंडीशन क्या थी, n लैम्डा अपॉन स्मॉल d। लीनियर डिस्टेंस में कैपिटल D से मल्टीप्लाई हो जाता है, एंगुलर डिस्टेंस में कैपिटल D नहीं आता है। ठीक है, तो n+1 के लिए n+1 लैम्डा अपॉन स्मॉल d माइनस n लैम्डा अपॉन स्मॉल d, इसको सॉल्व करो तो लैम्डा अपॉन d। तो एंगुलर विड्थ जो आती है फ्रिंज की, एंगुलर विड्थ चाहे डार्क की निकालो चाहे ब्राइट की निकालो, λ/d और कैपिटल D से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लीनियर विड्थ आ जाती है। क्लियर, तो ये एंगुलर मैक्सिमा जो बनते हैं कितने कितने एंगल पे बनते हैं, उनकी लीनियर डिस्टेंस कितनी होगी ये आपको याद रखना पड़ेगा। मिनिमम कितने कितने एंगल पे बनते हैं उनकी लीनियर डिस्टेंस कितनी होगी ये आपको याद रखना पड़ेगा, और फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है ये आपको याद रखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा आपका यंग डबल स्लिट